हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक नया नॉवेल। नॉवेल है इंतकाम इश्क, तहरीर नेहा शाह, किस नंबर 1। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद आई हूँ और आज का नॉवेल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को पसंद आए। तो किस नंबर 1 पढ़ते हैं। तहरीर है नेहा शाह की। का ये कहानी है लाहौर में वाक़ एक ऐसे ख़ानदान की जहां औरतें हाकिम और मर्द महकूम थे। ये कहानी एक ऐसी लड़की की जिसे बेआबरू किया गया था। इस कहानी में क्या होगा, किसकी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान आएगा, ये तो सिर्फ वक्त जानता है जो इस कहानी का लिखारी है। सुबह की फूट फूट हो चुकी थी। हर जानिब भगदड़ मची हुई थी। अगस्त में सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था। हर जानिब गर्मी का कहर बरपा था। कोई ज़ीर हुई इस कहर बरसाती हब सदा गर्मी में पंखों से नहीं निकल रहा था, मगर एक जानिब वो थी जो पिछले 1 घंटे से मुसलसल उस वसी पैमाने पर फैले बरामदे में खुले आसमान तले पोछा लगा रही थी, क्योंकि हर कोई जूते समेत वहाँ से गुजरता, जिससे साफ करदा जगह फिर गंदी हो जाती और उसे फिर से उसे साफ करना पड़ता। एक अलमुही तब से ही यहीं भटकती फिर रही है। पता ही है ना मेहमान ना आने हैं, खाना तेरी माँ आकर बनाएगी। आहा, ये वार बहुत कारी था। उसकी रूह तक बिलबिला उठी थी, मगर वो बोली कुछ नहीं, क्योंकि जुबान तो उसने उसी वक्त अपनी काट दी थी जब पहली बार उसकी माँ के मरने के बाद उसके बाप ने उस पर हाथ उठाया था। तब से लेकर आज तक अगर वो किसी को हल्का सा भी जवाब देती तो थप्पड़ उसका मुकद्दर बनते और लातदाद बनते, क्योंकि उस घर में जिसका दिल चाहता वो उस पर अपना हाथ साफ कर लेता। वो तो उस घर में एक काम वाली की भी हैसियत ना रखती थी। वो कौनैन ज़हरा थी, जो अपने ही घर में 24 में से 18 घंटे नौकरों की तरह काम करती थी। अब भी वो खामोशी से किचन की जानिब बढ़ गई थी। कोई बईद नहीं थी कि वो फिर उस पर अपना हाथ उठा देती, और इस वक्त वो पिछले 1 हफ्ते के नील जिस्म पर लिए कम अज़ कम उनकी मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो किचन में आती, चूल्हे पर खाना चढ़ाकर अपने खूबसूरत नशीली आंखें आग पर जमा के, क्या यही उसकी किस्मत थी? या अल्लाह जी, आपकी ये दुनिया बहुत जालिम है। ये भूल जाती है कि अगर आपने रस्सी दराज की है तो खींच भी सकते हैं, मगर ताकत के ज़म में घूटे घूटे डूबे हैं ये लोग। फ़िरऔनियत की मिसाल कायम कर देते हैं, जबकि फ़िरऔन का अंजाम भी उनसे भूला नहीं। वो जलती आँख को देखते अपने दिल की खौलन कम कर रही थी, जो मज़ीद बढ़ते नासूर बन रही थी। एकदम उसकी आंखों से अश्कों का सैलाब बहा था। वो अब किचन की खिड़की से नजर आते आसमान की जानिब देख रही थी। अल्लाह जी, आपको तो पता है ना कि माँ के बगैर बेटी की ज़िंदगी एक पुल की मानिंद होती है, जिस पर से हर कोई पैर मसलते गुजर जाता है। तो क्यों आपने मेरी माँ मुझसे ले ली? वो ज़ारों कतार रोती अपनी उस भाई सहारे से राज़ो न्याज़ में मशगूल थी। अब समझ आया कि अम्मी के जनाजे पर सब ये क्यों कह रहे थे कि बेटा चुप हो जाए, ये रोना तो सारी ज़िंदगी का है। हर मोड़ पर वो तुझे याद आएगी, मगर मैं समझ ना सकी और इतना रोई जितना रो सकती थी। भला बाप के होते बेटी को डरना चाहिए, कोई नहीं ना। वो हिचकियों से रोती है, किसी छोटे बच्चे की तरह उससे सवाल कर रही थी जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन देखे ना, बाबा ने मुझे मारा, सब मारते हैं। सलमा आपी ने कितनी ज़ोर से बाल खींचे थे, कल क्या मेरा कसूर था? पर बाबा ने देखा और चले गए, कुछ नहीं कहा उन्हें। क्या मेरे वही बाबा हैं जो मेरी सगी माँ जिससे मुझे पैदा किया, वो जब मुझे आंखें भी दिखा देती थी तो ये डांट देते थे उन्हें, और आज हर कोई मुझे मारता है बेल्टों से, डंडे से, और वो कुछ नहीं कहते। वो मुसलसल अल्लाह से महवे गुफ्तगू थी। दोनों मुंह में हाथ स्लैब पर रखे, चेहरा झुकाए, वो बिन बरसात होने वाली बारिश की मानंद रो रही थी। किसी की आहट सुनते उसने फौरन अपने आंसू साफ किए थे और खाने की जानिब मुतवज्जा हुई थी, जो कि थोड़ा सा जल चुका था। हाय हाय, कमबख्त, जला दिया। कौन से यार के ख्वाबों में खोई थी यहाँ? उसकी चाची ने आते उसे बाजू से दबोचा था। तेरी माँ कमा कर देकर गई थी, हैं जो जला जला कर ज़ाया कर रही है, बदबख्त। वो उसका बाजू पूरी तरह मरोड़ गई थी। चच्ची जान, मेरा ध्यान नहीं गया था, सॉरी, प्लीज़ छोड़ दे, मेरा बाजू दर्द कर रहा है। आपको तो पता है ना, कल सलमा आपी ने कितना मारा था। वो खुद को छुड़वाते उनसे मासूमियत से कह रही थी कि शायद उन्हें उस पर तरस आ जाए, मगर वो भूल गई थी वो सब इंसान के रूप में जानवर थे, जिन्हें उस मासूम की आहो बका से कोई लेना देना नहीं था। ओहो, मेरा बच्चा कहाँ लगी थी, दिखाओ हम। उन्होंने इतनी शीरी लहजे में कहा कि कौनैन को लगा वो वाकई में उसके ज़ख्म पर मरहम रखेंगी, मगर उसकी खुश फहमी अगली लम्हे रूह खींच देने वाले दर्द ने दूर की थी।
اس کی بازو جو بری طرح سے نیل زدہ تھا اس کی چاچی نے وہاں چمٹا گرم کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ درد سے چلا اٹھی تھی، جس پر اس کی کزن جو کہ باہر ہی ڈھولک رکھ کر بیٹھی تھی کچن میں آئی تھی، مگر دروازے پر ہی رک کر وہ ظالمانہ منظر دیکھنے لگی جیسے سینما ہو۔ چچی جان خبردار، آواز نکلی، گند کی پیداوار، اب اگر تو ہلی تو یہی چمٹا تیرے اس بدصورت منہ پر رکھ دوں گی۔ وہ اسے گندے الفاظ بکتی غرائی تھی۔ کونین اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے بے آواز سسک پڑی تھی۔ جیسی ماں ویسی گندی اولاد، نمک حرام۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتی کچن سے نکلتی چلی گئی تھی، کیونکہ گھر میں مہمان سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ ان کے جاتے کونین نے آس بھری نظروں سے اپنی کزنس کی جانب دیکھا جو تنفر سے مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ سب اس کے حسد کا شکار تھی کہ کونین اپنی ماں کی طرح ہی حسن کا پیکر تھی۔ اوشن اسٹار آنکھیں جو فیروزی جھلک دیتی تھی، سرخ و سفید رنگت تھی کی ناک جس میں اس نے اپنی ماں کی آخری نشانی ان کی نتنی پہنی تھی، لمبے براؤن کمر سے نیچے تک آتے گھنے سلکی بال جو اس وقت جوڑے میں قید تھے، 5 فٹ 5 انچ قد، ہر لحاظ سے پرفیکٹ جسامت۔ وہ بلا شبہ اپنی خوبصورتی سے حوروں کی مات دیتی تھی۔ اللہ نے اسے بے پناہ خوبصورت بنایا تھا۔ اس کی چاچی تائی پہلے اس کی ماں کی خوبصورتی سے جلتی تھی اور اب اس کی دشمن تھیں۔ خدا سے حسین صورت نہیں بلکہ قسمت مانگنی چاہیے، یہ کونین کو دیکھتے معلوم ہوا تھا، مگر وقت اس کسی کا دوست نہیں۔ وہ کب کیسے باتیں پلٹ دے یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، خدا نے اس کی سن لی تھی۔ وہ وقت قبولیت کا تھا۔ اللہ کا ارشاد ہے، تم صبر رکھو، میں تمہیں اذیت دینے والوں کو وہاں سے توڑوں گا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کی قسمت میں شہزادہ لکھ دیا گیا تھا جو اسے اس ظالم لوگوں سے بہت دور لے کر جانے والا تھا۔ اس معصوم بن ماں کی بچی پر ظلم کرتے ہوئے کسی کو معلوم نہیں تھا وہ وقت اس کے حق میں آنے والا تھا۔ وہ 18 سالہ لڑکی جو اپنوں میں رہتے بیگانہ تھی، وہ کیسے ایک انڈر ورلڈ کے سب سے بڑے ظالم بےتاد بادشاہ کی کل کائنات بننے والی تھی۔ وہ جسے آج لوگ اپنے پیروں میں رکھتے تھے، کیسے وہ اس مغرور گینگسٹر کے دل کی ملکہ بننے والی تھی جو اس کے قدموں میں ہر ایک کے سامنے جھکنے والا تھا۔ مگر انتظار صرف وقت کا تھا کہ وہ کب اپنی بازی پلٹے گا، کیسے ہوگا آغاز داستان عشق کا، یہ وقت ہی جانے جو اس کہانی کا لکھاری ہے۔ یہ ایک زیر زمین بند بیسمنٹ تھی جہاں ٹک ٹک ایک جانب سے ٹوکا چلنے کی آواز آ رہی تھی تو دوسری جانب سے مشین چلنے کی۔ اگر آس پاس غور کیا جائے تو وہاں اس وقت 3 لوگ موجود تھے، جن میں سے 2 نے اپنے رخ موڑے ہوئے تھے، جبکہ تیسرا کسی بے جان خاموش طوفان کی طرح کھڑا سامنے کے روح لرزہ دینے والے منظر کو دیکھ رہا تھا، جہاں ایک شخص گوشت کے ٹکڑے کرتا اسے کیمے کی مشین میں ڈال رہا تھا۔ مگر دل تو تب دہلا تھا جب گوشت کے پاس انسانی سر دکھائی دیے۔ وہ انسان بے حس بنا انسانوں کے ٹکڑے کر کے ان کا کیما بنا رہا تھا۔ یہ سزا ہے میرے ساتھ غداری کی، اس کی دھیمی آواز میں روح جما دینے والی ٹھنڈک تھی۔ کیسے بھول گئے کہ میرا گینگ این ایس ایم کے ہے، جانتے تھے نا؟ نیور شو میڈ سی، صرف کہانی میں ایسا ہوں۔ وہ زوردار انداز میں ٹوکا چلاتا ان سے بات کر رہا تھا جو اب کیمے کی شکل میں تھے۔ کیوں بھول گئے؟ لوگ ہی نہیں، دہشت بھی میری دہشت سے ڈرتی ہے۔ میں عبرت ہوں تم لوگوں کے لیے جو دایان کاظمی کے سامنے چلاکی کرتے ہیں، جانتے بوجھتے کہ چلاکی دایان کاظمی کی پیروکار ہے۔ یہ انڈر ورلڈ مافیا مجھے پوچھتا ہے اور تم چھوٹی سی گلی کے چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کے اس آتش فشاں کے مقابلہ کرنے چلے تھے۔ دایان کاظمی اب پنجوں کے بل بیٹھا ان سروں سے افتخار کر رہا تھا جیسے وہ اسے جواب دیں گی۔ باس 4 بجے آپ کی ڈیل ہے، مومن شاہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ اس کا رائٹ ہینڈ تھا، مگر دایان کاظمی ایک ایسا دہشت کا نام تھا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا تھا۔ اس کا چہرہ مارک سے ڈھکا تھا، صرف اس کی خون آلود سیاہ آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں جو حلق سے جان کھینچنے کا ہنر رکھتی تھی۔ دیان ایک آخری نظر اس کیمے کی شکل میں پڑے ان انسانوں کو دیکھ کر شیطانی کہکہ لگا کر اٹھا تھا۔ اس کے مڑتے جیسے ایک ہوا کا جھونکا گزرا تھا۔ اس نے اپنا ماسک اتارا تھا جس پر ان خبیثوں کا خون لگا تھا۔ جہاں ماسک اترا تھا اس شیطان کا چہرہ دکھا تھا نہیں۔ رکو تو وہ تو شیطان نہیں تھا، سیاہ آنکھیں جن میں ہما وقت سرخ توڑے تیرتے رہتے تھے، سرخ و سفید رنگت، کھڑی مغرور ناک، سیاہی مائل ہونٹ جو لاتعداد سگریٹ نوشی کے سبب تھے، اس وقت سختی سے بھینچے ہوئے تھے، چوڑا کثرتی بدن جو اس وقت سفید شرٹ میں اپنے جلوے بکھیر رہا تھا، 6 فٹ سے نکلتا قد، ہاتھوں کی پھولی ظاہر ہوتی رگیں جو رولیکس میں
रोलेक्स में मुकीद अपनी पहचान आप बता रही थी। बाएं हाथ में 5 उंगलियों में ब्लैक और सिल्वर रिंग के छले पहने हुए थे। हाय जालिम को बताऊं कि अगर वो किसी को मारने के लिए रुख से पर्दा उठा दे तो वो बिना हथियार के मर जाए। वो 31 साल भरपूर मर्द पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड में जुल्मत का बेताज बादशाह था, जिसकी सरपरस्ती में पूरी दुनिया थी। बच्चा बच्चा दैन काज़मी की दहशत से कांपता था, मगर आज तक उसका चेहरा कोई नहीं देख पाया था। बस दयान काज़मी का नाम अभी मुंह से निकलता ना कि सामने वालों की पतनून गीली हो जाती थी। ये थी वो मकरूर जालिम बादशाह जो जुल्मत में अपनी मिसाल आपता, औरतों से हरामकारी से दूर रहने वाला, मगर फिर भी पूरी दुनिया में उसकी लड़कियों की स्मगलिंग एक नाम रखती थी। वो खुद किसी लड़की को छूता तक ना था। उसके मुताबिक औरत एक दिल लगी का सामान भी ना थी। वो हर औरत को जूती की नोक पर रखता था, मगर हाय रे वक्त, हा 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 हा, वो बड़ा जालिम है। अच्छे अच्छे सुरमाओं को बिना सांसे रोके कब्र में उतार देता है। हाँ, ये जो औरत को जूती की नोक पर रखता था वो खुद कैसे किसी एक औरत की जूती साफ करने वाला था, और वजह इश्क था जो अना मगरूरियत वकार हर चीज़ को रोल कर रख देता है। इश्क तो होना था और बेहिसाब होना था कि आसमान और ज़मीन, चांद सूरज, जानदार बेजान, हर शय खामोश तमाशाई बनकर उस मगरूरियत के खाकसर होने की वो भयानक झलक देखने वाली थी कि कब्रें तक हिल जानी थीं। वक्त के पहिए के पलट जाने की दास्तान, दो अलग जहानों के मिलाप की दास्तान का मुलाहिजा कायनात खुद करने वाली थी। घर हर जगह रौनक ही रौनक थी, क्योंकि घर में आज माइयों का फंक्शन था। कोनेन की चच्ची की बेटी शाज़िया की शादी थी, जो कि उसके इलाके के मिस्टर मान अली के छोटे भाई से हो रही थी। वो खुद अभी तक सिंगल था। वजह कोई लड़की का दिल में ना बसना था। चच्ची ने तो जान तोड़ कोशिश की थी कि उसकी शादी उनके घर की ही किसी लड़की से हो जाए, मगर मान ने इनकार कर दिया था। वो 2 ही भाई थे और शाज़िया की पसंद की शादी हो रही थी। कोनेन, जाओ बेटा किचन से उपटन ले आओ फटाफट, उसकी ताई ने मसरूफ़ अंदाज में कहा। तो वो बाकी घर वालों की निस्बत कोनेन से नरमी से पेश आती थी, जिसकी वजह से वो फ़ौरन किचन की जानिब भागी पड़ गई थी। अभी वो किचन से थाल उठाकर निकली ही थी कि उसका किसी से ज़ोरदार तसादुम हुआ था, जिसके बाइस उपटन मुकाबिल की सफ़ेद कमीज़ को गंदा कर गया था। मुकाबिल ने खुद से टकराए उस नाजुक वजूद को गिरने से बचाने के लिए उसे कमर से थाम कर खुद के करीब किया था, मगर अब वो स्टिल मुजस्सम हुआ उसे देख रहा था। कोनेन कभी थाल को देखती तो कभी मुकाबिल की कमीज को। उसकी नशीली आंखें पल में लबालब पानी से भर गई थी। उसने अपनी आंखें उठाकर मान की जानिब देखा था और उसकी आंखों में देखकर उसका दिल डूबकर उभरा था। क्या उसने आज से पहले इतनी हसीन लड़की देखी थी? दिल ने बेसाख्ता ना कहा था। वो उसकी आंखों में इस कदर डूबा हुआ था कि उसे ये तक भूल गया था कि वो उसे अभी तक अपने हिसार लिए खड़ा है। कोनेन की नज़रें उसकी कमीज पर गड़ी थीं, जो उसके लिए नई तकलीफ का बाइस होने वाली थी। वो ये महसूस ही ना कर सकी कि मुकाबिल उसे किन जान लौटाती नज़रों से देख रहा था। सॉरी, मैंने देखा नहीं था, प्लीज़ सॉरी। वो इस कदर डर गई थी कि झलक चेहरा पर साफ दिखाई दे रही थी। इट्स ओके इजी, क्या हो गया, इतना डर क्यों रही हैं आप? वो उसे बेपनाह नरमी से कह रहा था कि पीछे से उसकी चच्ची की आवाज़ आई थी। वो बिजली की सी तेज़ी से मुकाबिल से दूर हुई थी, जो मान को एक आंख नहीं भाया था। सच शुक्र उन्होंने देखा नहीं था, वरना क्या क़यामत ढाई जाती वो नहीं जानती थी। उपटन कहाँ, अभी वो कुछ कहती कि उनकी नज़र मान की जानिब उठी थी, जो उनकी मौजूदगी भुलाए कोनेन को यकटक देख रहा था। उसकी आंखों में उस पल कौन कौन से जज्बात थे, वो खुद उनसे अनजान था। ये क्या किया, ये क्या तुमने? हाँ, अभी वो गुस्से से उसे थप्पड़ मारती कि उससे कबल मान उसे बाजू से थामकर अपनी चौड़ी पुश के पीछे कर गया। ये क्या कर रही हैं आप आंटी? उसने हैरानकुन अंदाज में कहा। इसने तुम्हारे कपड़े ख़राब कर, तो इतनी सी बात के लिए आप उन पर हाथ उठाएंगी? उसने सख्त नागवारी से पूछा। तो उसको मेहमानों का ख्याल रखना चाहिए बेटा, आप छोड़ो उससे, तुम कमरे में जाओ, उन्होंने पहले मान से कहा। फिर कोनेन को खा जाने वाली नज़रों से घूरते कहा। वो पलक झपकते वहाँ से गायब हुई थी, जबकि मान की ज़ेरिक नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। बेटा आओ, मैं ये साफ़ करवा देती हूँ। वो उसकी नज़रों का मरकज़ भांप कर कलस कर बोली। अगर वो उनकी बेटी का जेठ ना होता तो वो टका सा जवाब देते घर से बाहर का रास्ता दिखाती, मगर किस्मत इस बूढ़ी घोड़ी लाम लगाम की नहीं। शुक्रिया, मान ने सख्त अंदाज में कहते अपने मर्दाना शॉल गले में झटकी और आगे बढ़ गया। तू देख कोनेन, तेरी उन खुली जुल्फ़ों को मैं कैसे काटती हूँ, तेज़ाब फेंकूंगी एक दिन तेरे इस मक्कार चेहरे पर। वो सफाकियत की इंतहा पर सोचती। कोनेन को मेहमान जाने के बाद हिसाब करने का इरादा रखती थी। कोनेन अपने कमरे में आती मुसलसल इज़्तिराबी कैफियत में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। मान के मुतालिक तो उसके जहन ने सोचा भी नहीं था। वो इस वक्त ये सोच रही थी कि अब जिस्म के कौन से हिस्से पर किस चीज़ से मारा जाएगा।
اس نے رک کر کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ وہ ایک اسٹور روم تھا جس میں اس کی چارپائی تھی، ایک چھوٹا ٹیبل اور ٹوٹا ہوا ڈریسنگ ٹیبل تھا جس کے کھلے ٹوٹے درازوں میں اس کی کپڑے اور ضرورت کا سامان تھا۔ کیا وہ ایسی زندگی جیتی تھی؟ کیا وہ یہ سب ڈیزرو کرتی تھی؟ یہ سوچ کر آتی اس کا دل چاہا چیخ چیخ کر رو دے، مگر رونے کے لیے اسے موقع ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر روئے یا اپنی حیثیت پر ہنسے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی جس کی نظروں میں وہ تھی وہ اسے یہاں سے بہت جلد نکالنے والا تھا، مگر اس سے پہلے آزمائش اس کا مقدر ٹھہری تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آج ہم نے پڑھی ہیں ٹوٹل 2 ایپیسوڈس انتقام عشق بہ نیہا شاہ کی۔ جو اسٹوری بہت انٹرسٹنگ سی لگ رہی ہے، گینگسٹر ہے پلس لڑکا لڑکی کی ایک لو اسٹوری ہے، فیملی ڈرامہ ہے، بہت کچھ ہے۔ تو لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ کسی کی پرزور فرمائش پہ میں یہ اسٹوری پڑھ رہی ہوں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اور میری ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، کیونکہ ہم لوگ بہت محنت سے ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہیں، ایڈٹ کرتے ہیں، اپنی وائس میں ریکارڈ کرتے ہیں، پھر آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو پلیز سپورٹ کریں گائز ہمیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔